हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3। और इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू ऑरिक सिटी। अब यहाँ पे ऑरिक की फुल फॉर्म क्या है? औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी। और ये भी क्या है? हमारी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ये क्या है? हमारी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? जो प्रोजेक्ट एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया जाए, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी क्या है? हमारी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। अब इस सिटी में बन रहा है 20,000 स्क्वायर फीट का एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर बना रही है 20,000 स्क्वायर फीट का स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन ऑरिक सिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है वो मिलकर बना रही है 20,000 स्क्वायर फीट का स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कहाँ पे? औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी। और ये कहाँ पे? हमारी महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे ऑरिक सिटी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए हैं। वो क्या है? ऑरिक सिटी में देखो क्या होता था कि जितनी भी लैंड होगी उसका 60% लैंड किसके लिए रखा जाएगा? इंडस्ट्रीज के लिए। ओनली एंड ओनली इंडस्ट्रीज। एंड बाकी रिमेनिंग 40% लैंड जो है वो किसके लिए रखा जाएगा? हमारा जैसे रेजिडेंशियल हाउस हो गए, फिर आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, या फिर आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई मॉल बनाना है, दुकानें बनानी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, उन सब के लिए बाकी 40%। और 60% जो लैंड होगी वो किसके लिए रखी जाएगी? इंडस्ट्रीज के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 60% लैंड है इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये जो 60% है, इसमें से इसमें से 10% जो था वो रिजर्व रहता था हमारा किसके लिए? एमएसएमई के लिए। अब इसको चेंज कर दिया है। इस 10% वाले क्राइटेरिया को बढ़ा के कितना कर दिया? 40%। मतलब समझ लो ऑरिक सिटी में लैंड है आपकी, समझ लो 1000 स्क्वायर मीटर। मैं ऐसे आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 1000 स्क्वायर मीटर। तो 60% कितना हो गया आपका? 600 स्क्वायर मीटर रहती है आपकी इंडस्ट्रीज के लिए। अब पहले क्या होता था, इस 600 में से 10% यानी कि 60 स्क्वायर मीटर आपकी रहेगी एमएसएमई के लिए। अब इसको चेंज कर दिया है 10% वाले क्राइटेरिया को। अब एमएसएमई के लिए कितनी लैंड रिजर्व रहेगी? 40%। यानी कि 6 4 24, 240 स्क्वायर मीटर जो है वो रिजर्व रहेगा आपका एमएसएमई के लिए। तो पहले क्या क्राइटेरिया होता था? जितनी भी लैंड है आपकी इंडस्ट्री के लिए उसमें से 10% रिजर्व रहती थी एमएसएमई के लिए। अब इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया, 10% से बढ़ा के कितना कर दिया है? 40% फॉर एमएसएमई। एंड 10% किसके लिए रखा गया है? 10% रखा गया है आपके स्टार्टअप्स के लिए। 10% रखा गया आपके स्टार्टअप्स के लिए। जितनी भी इंडस्ट्री के लिए लैंड है उसमें से 10% हिस्सा किसके लिए रिजर्व रखा जाएगा? स्टार्टअप्स के लिए। और 40% किसके लिए रिजर्व रखा जाएगा? एमएसएमईज के लिए। यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज के लिए लैंड है उसका 50% तो यही कंज्यूम हो गया, बाकी 50% आपकी बड़ी इंडस्ट्री, कोई और इंडस्ट्रीज लगानी है उनके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन आधार। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो एक बच्चे के लिए चाहिए होता है आधार कार्ड में, वो कौन सी एज से एप्लीकेबल हो जाता है? मतलब अब जब आप देखो, जो 6 महीने का बच्चा होता है उसका भी आधार कार्ड बन जाता है, 1 साल का बच्चा होता है उसका भी आधार कार्ड बन जाता है, पर उनके बायोमेट्रिक अपलोड नहीं होते उस आधार कार्ड में। तो यहाँ पे कौन सी एज के बाद बच्चों के थंब इंप्रेशन वगैरह, फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपलोड हो जाती हैं आधार कार्ड में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 इयर्स। 5 साल से ज्यादा एज हो जाएगी आपकी तो आप एलिजिबल हो अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए और अपने बायोमेट्रिक अपने आधार कार्ड में अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे जो यूडाई है, ठीक है, UIDAI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार के सब कंट्रोल कौन करता है? यूडाई। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, पेरेंट्स को बोला है कि जो आपके बच्चे हैं 5 से 7 साल के, 5 से 7 साल के, उनका आप आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाइए और ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने देंगे। पर जैसे ही 7 साल से ऊपर का बच्चा हो जाएगा और आपने उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया उसके आधार कार्ड में, तो आपको 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ केसेस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे का आधार नंबर जो है उसको हम ब्लॉक कर देंगे, उसको अनवैलिड कर देंगे। तो इसलिए सभी को क्या बोल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने 5 से 7 साल के बच्चों की सभी की फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवाइए उनके आधार कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एज कितनी है? 5 साल।
5 साल से जैसे ही बच्चा ऊपर हो जाएगा, 5 साल का बच्चा हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, अपने बायोमेट्रिक अपडेट कर सकता है अपने आधार कार्ड में। और आधार नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है? आधार नंबर होता है आपका 12 डिजिट का। 12 डिजिट का होता है आपका आधार नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स के ऊपर। और इस अवार्ड्स में पहली बार ऐसा किया गया है, जो इंडियन सिटीज है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, कि अगर इस लेवल से ज्यादा पॉपुलेशन है तो इन सिटीज को इस कैटेगरी में डाला जाएगा, फिर अगर इस लेवल से लेके इस लेवल तक पॉपुलेशन है एक सिटी की तो उसको इस कैटेगरी में डाला जाएगा। मतलब जो सिटीज हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। तो यहां पे हमें बताना है राइटली मैच्ड सिटी विद देयर पॉपुलेशन, कि कौन सी सिटी की पॉपुलेशन राइटली मैच की गई है इस ऑप्शंस में। तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। स्मॉल सिटीज कौन सी होंगी? जिनकी पॉपुलेशन जो है 20,000 से लेके 50,000 तक होगी, उनको बोला जाएगा स्मॉल सिटीज। तो यहां पे एक बार पांचों कैटेगरीज को देख लेते हैं। देखो, अगर एक सिटी की पॉपुलेशन जो है वो है हमारी 20,000 से कम, तो उसको बोला जाएगा हमारी वेरी स्मॉल सिटी। फिर आता है हमारा स्मॉल सिटी, जिसकी पॉपुलेशन क्या होगी? 20,000 लेस देन 50,000, वो होगी हमारी स्मॉल सिटी। फिर आता है हमारा मीडियम सिटी, इसमें क्या होगा क्राइटेरिया? 50,000 लेस देन 3 लाख, लेस देन 3 लाख। फिर आएगा हमारा बिग सिटीज। बिग सिटी में कौन सी आएंगी? जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से लेके कितनी होगी? लेस देन 10 लाख। यहां पे ग्रेटर देन नहीं होगा, ये मतलब इक्वल्स टू वाला नहीं आएगा, लेस देन 10 लाख। और लास्ट में आएगा आपका मिलियन प्लस सिटी, जिसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लाख, वो आएंगी हमारी मिलियन प्लस सिटीज में। ठीक है, तो ये आपका 5 क्राइटेरिया है। वेरी स्मॉल सिटी, फिर स्मॉल सिटी, फिर मीडियम सिटी, बिग सिटी, मिलियन प्लस सिटी, मिलियन प्लस सिटी। तो यहां पे राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। स्मॉल सिटी कौन सी होगी? जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सेरेमनी। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया था दक्ष सेरेमनी को? दक्ष सेरेमनी। तो यहां पे दक्ष की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशन, नॉलेज, सक्सेशन एंड हार्मनी। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप प्रोग्राम है। तो जिसको होस्ट किया था किसने? ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने इस दक्ष सेरेमनी को, प्रोग्राम को होस्ट किया था। अब ये जो दक्ष प्रोग्राम है, इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया सीबीसी प्लस स्कोप ने। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को डेवलप किया। सीबीसी क्या है हमारा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। एंड स्कोप क्या है हमारा? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब यहां पे इसको इससे कंफ्यूज मत करना, एक दक्ष पोर्टल अलग है, ये आरबीआई का है दक्ष पोर्टल। और इससे क्या करता है आरबीआई? इससे आरबीआई करता है मॉनिटर एनबीएफसीज को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जितने भी इसकी रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको मॉनिटर करता है कि वो जो भी हमारे रूल्स हैं, आरबीआई के रूल्स हैं, उनको प्रॉपरली कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सुपरविजन के लिए आरबीआई किस पोर्टल का यूज करता है? दक्ष पोर्टल का। तो वो दक्ष अलग है और ये दक्ष अलग है। ठीक है, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A तेजस के ऊपर। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स है वो काफी ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रही है तेजस एयरक्राफ्ट के, और ये ऑर्डर कंप्लीट करने का जिम्मेदारी किस पे है? HAL पे, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड पे। अब यहाँ पे HAL क्या बोल रहा है कि हमारे पास इतने ज्यादा ऑर्डर आ गए हैं, हम इनको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे HAL ने क्या किया, जो तेजस के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए हैं। कि एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि आप तेजस का ये वाला पार्ट बना के हमें दे दीजिए, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बोला है आप तेजस का ये वाला पार्ट बना के हमें दे दीजिए। जिससे क्या होगा, तेजस के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बना के दे देंगे और HAL उसको असेंबल करेगा, एयरक्राफ्ट कंप्लीट करेगा और हैंड ओवर कर देगा किसको? इंडियन एयरफोर्स को। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका कि जो फर्स्ट सेट है किसका? विंग्स का। फर्स्ट सेट है जो विंग्स का, वो असेंबली के लिए हैंड ओवर कर दिया गया है HAL को। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है ये विंग्स कौन सी प्राइवेट कंपनी ने बनाए हैं? तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लार्सन एंड टुर्बो।
लार्सन एंड टरूबो ने ये जेट जो है एयरक्राफ्ट है इसके विंग्स बना के हैंड ओवर कर दिए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स को। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या करेगा, ये विंग्स यहाँ पर रख लेगा अपने पास, फिर किसी और कंपनी को कुछ और बोला होगा बनाने के लिए, जब वो उसको हैंड ओवर कर देगी उसको भी मिला लेगा, फिर इनको क्या करेगा, असेंबल करेगा, एयरक्राफ्ट कंप्लीट करेगा और इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर देगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या, जो हमारे MK1 है एंड MK1A तेजस, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है, इसमें जो इंजन यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, वो होता है हमारा F404IN20। और ये कौन बनाता है हमारा, ये बनाता है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि कहां की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। अब यहां पे देखो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है पर इंजन कहां का यूज हो रहा है, यूएसए का। और जो एयरक्राफ्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एयरक्राफ्ट की जान है इंजन, वही आप फॉरेन से मंगा रहे हो, ठीक है, फॉरेन का यूज कर रहे हो। यहां पे क्या है, इंडिया ने अपना भी बनाया था, अपना इंजन भी बनाया था फॉर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम क्या था, कावेरी, उसका नाम था कावेरी। पर इसको यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अंडर पावर था, ये उतना थ्रस्ट जनरेट करता ही नहीं था जितना एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए था, और ये अनरिलायबल भी था, क्योंकि कभी यूज ही नहीं हुआ, तो ये अनरिलायबल भी था। तो इन्होंने क्या किया, जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज किया फॉर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्टैटिक पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, कौन, श्री संजय सेठ जी, इन्होंने रिसेंटली विजिट किया कहां पे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ DRDO। अब वहां पे क्या है, एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, जहां पे इन्होंने रिव्यू किया इंडिया का मिसाइल एंड वेपन सिस्टम प्रोग्राम, जिसके तहत काम चल रहा है किस पे, अस्त्र MK1 MK2 पे, फिर VLSRSAM। अब ये क्या है, वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये सब चीजें इन्होंने चेक की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ DRDO है, ये कहां पे सिचुएटेड है, कहां लोकेटेड है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर E, हैदराबाद। ये जो हमारा रक्षा, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ DRDO है, ये कहां पे, हमारा हैदराबाद में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। अब यहां पे क्या है, एक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो क्या कर पाएंगे, जो हमारा बायो वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, उससे वो बना पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहां पे हमें बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो यहां पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो क्या कर पाएंगे, जो भी हमारा बायो वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है, उससे वो क्या बना पाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। और ये कितनी ग्रीन हाइड्रोजन बना पाएंगे, मतलब 5 किलो ग्रीन हाइड्रोजन पर आवर बना पाएंगे ये यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे ये 99% प्योर होगी। अब यहाँ पे जो प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा सराहना की है, प्रशंसा की है इस टेक्नोलॉजी की। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है जो इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको भी बूस्ट मिलेगा बाय दिस टेक्नोलॉजी। अब इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या, इनका टारगेट है कि हर साल लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे ये। फिर अलोंग साइड दिस 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे बाय ईयर 2030। और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया गया है, 19,744 करोड़ रुपीस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, ठीक है। तो इसको बूस्ट मिलेगा बाय दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन वेसल। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इंडिया ने अपना खुद का बनाया है एक SLV, सर्वे वेसल लार्ज, जिसका नाम क्या है, INS संध्यक। और ये इंडिया का पहला SLV है जो इंडिया ने खुद बनाया है। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये अपनी सबसे पहली समुद्री यात्रा पे निकला, तो ये सबसे पहले कौन से पोर्ट पे गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B, पोर्ट कलैंग मलेशिया। ये सबसे पहली यात्रा पे निकला, समुद्री यात्रा पे, तो सबसे पहले कौन से पोर्ट पे गया, ये पोर्ट कलैंग मलेशिया पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं INS संध्यक की। INS संध्यक की, INS संध्यक जो इंडिया का पहला खुद का बनाया सर्वे वेसल लार्ज है, इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो इसको बनाया है हमारा GRSE ने, जिसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, गार्डन
रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने बनाया है आईएनएस संदेक को। दूसरा पॉइंट, आईएनएस संदेक पोर्ट कलांग मलेशिया गया क्यों? क्योंकि इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्या? महासागर। महासागर, इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए इंडिया ने अपना जहाज भेजा है, सर्वे वेसल लार्ज जहाज आईएनएस संदेक को, कहा? पोर्ट कलांग मलेशिया में। अब ये महासागर इनिशिएटिव है क्या? तो ये देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या है महासागर की? महासागर की फुल फॉर्म है आपकी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अक्रॉस रीजन, और इनका मेन एरिया क्या है? मेन इनका है इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं। मेन जो मेन फोकस है वो इंडियन ओशन, कि वहां पे एकदम सिक्योरिटी बनी रहे, पीस बनी रहे, ग्रोथ होती रहे, मतलब आपका ट्रेड बढ़ता रहे यूजिंग इंडियन ओशंस। इसका ये मेन टारगेट है महासागर का। तो ये महासागर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने अपना खुद का पहला सर्वे वेसल लार्ज खुद का बनाया हुआ, जिसका नाम क्या है? आईएनएस संध्याक। उसको भेजा है कहां पे? पहली यात्रा पे भेजा है, और वो कहां गया सबसे पहले? पोर्ट कलांग मलेशिया में। और आईएनएस संध्याक को बनाया किसने? जीआरएसई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है आपका, कि इंडिया ने अभी रिसेंटली बनाया है एक 435 मेगावाट का गोरबेया सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने। अब ये जो गोरबेया सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये है कहां पे? ये है हमारा राजस्थान में लोकेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो 435 मेगावाट का गोरबेया सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो यहां पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेलेस्टर इंडिया। जेलेस्टर इंडिया नाम की कंपनी है जिन्होंने ये 435 मेगावाट का गोरबेया सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया है। और ये गोरबेया सोलर पावर प्रोजेक्ट है कहां पे? राजस्थान में। तो जब इसका इनॉग्रेशन किया हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी ने, तो उन्होंने एक चीज और बताई, एक डाटा पेश किया। और उन्होंने क्या बोला डाटा में, कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में जितनी भी बिजली यूज होती है, उसका 70% बिजली ये कहां से यूज कर रहे हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज से। रिन्यूएबल सोर्सेज से। और रिन्यूएबल सोर्सेज का मेन, इनका जो मेन पार्ट आता है वो किससे आ रहा है? ये 70% में से मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? सोलर का, फिर दूसरे नंबर पे विंड एनर्जी का। तो मतलब राजस्थान जितनी भी अपनी बिजली यूज कर रहा है, उसका 70% बिजली कहां से जनरेट कर रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी से। और यहाँ पे 435 मेगावाट का एक नया गोरबेया सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इन्होंने इंस्टॉल कर लिया राजस्थान में, जिसको बनाया किसने? जेलेस्टर इंडिया कंपनी ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एमओयू। ठीक है, तो यहां पे क्या है, दो पार्टीज ने एमओयू साइन किया है। कौन कौन सी? एक है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एक है हमारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इन दोनों ने क्या किया है? एमओयू साइन किया है। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन दोनों ने एमओयू साइन किया है, वो किस लिए किया है? तो यहां पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है। अब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ ये एमओयू क्यों साइन किया? क्योंकि देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करेगा? यहाँ पे एक सर्विस फैसिलिटेटर का काम करेगा, एक सर्विस फैसिलिटेटर का काम करेगा और हेल्प करेगा जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन करवाने में हेल्प करेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कैसे करेगा? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास क्या है? एक वास्ट नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का, और वो बहुत जगह है, अर्बन एरियाज में भी है, रूरल एरियाज में भी है। तो पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का यूज करके क्या करवाएगा? जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन करवाएगा, जिससे क्या होगा? मदद मिलेगी किसको? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये जो एसोसिएशन है, इसको मदद मिलेगी, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इसके कस्टमर्स होंगे, उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगी बड़े आराम से। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने मिलकर एमओयू साइन किया, किस लिए? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये था आज के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।